नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7th विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा अंतर्जनित बल, और इसके अंदर हम लोग ज्वालामुखी और भूकंप इन दोनों के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा बहिर्जनित बल, और इसके अंदर हम लोग नदी के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य, हिमनद के कार्य और पवन के कार्य, इन सभी के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग विभिन्न टॉपिक्स को किस सिलसिलेवार तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रफली इस चैप्टर का मैं आप लोगों को बता दूं कि किस प्रकार से हम इस चैप्टर के अंदर विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, तो वो हमारी जो पृथ्वी है वो समय समय पे क्या होती है, बदलते रहती है। इन बदलाव के पीछे जो है बहुत सारी घटनाएं जो है वो पृथ्वी के ऊपर घटित होती है, और उन घटनाओं के कारण ही हमारी पृथ्वी जो है समय समय पे बदलते रहती है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो सतह जो है वो कई बड़ी एवं छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। तो यहाँ हम लोग एक तरह से स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि वो जो स्थल मंडलीय प्लेट है, उन प्लेटों के बीच दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहले का नाम है अंतर्जनित बल और दूसरे का नाम है बहिर्जनित बल। और इस अंतर्जनित बल के कारण दो घटनाएं जो है, महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जिसका नाम है ज्वालामुखी और भूकंप। इन दोनों घटनाओं के कारण जो है हमारी पृथ्वी जो है वो बदलती है। फिर बहिर्जनित बल में नदी के कार्य, समुद्र तरंग के कार्य, हिमनद के कार्य, पवन के कार्य, ये सारी घटनाएं जो है वो घटित होती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है वो बदलती है। इसे हम लोग आगे सिलसिलेवार तरीके से जो है कि अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक रफली जो है बता दिया कि किस प्रकार से हम विभिन्न टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो शायद आप इस चीज़ को, तो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से समय समय पे वो बदलते रहती है। तो ये बदलने के पीछे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, जो स्थल है हमारा, वो कई प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में बताया गया है कि भू प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बताया था कि भू प्रॉपर्टी जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, वो पृथ्वी का एक तरह से ऊपरी सतह होता है। तो ये जो क्रस्ट होता है ये अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो बहुत बड़ी, मतलब अनेक बड़ी कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। और वो प्लेटें किस प्रकार की हैं, तो असमान है, यानी कि उनका आकार जो है वो फिक्स नहीं है, और उसी पे हमारा महाद्वीप और महासागर की सतह जो है वो टिकी हुई है। तो यहाँ आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो प्लेटों पे हमारा महाद्वीप और हमारा महासागर जो टिका हुआ है, इन्हीं प्लेटों के बीच आपस में बहुत सारी गतियाँ जो हैं वो होते रहती है, और उन गतियों के कारण ही दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, जिसे हम लोग अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के नाम से जानते हैं। आपकी NCERT में क्लास 7th के में इसके बारे में इतना ही बताया गया है। वैसे मैं आप लोगों को इन स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में थोड़े मानचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका विश्व मानचित्र है। मैं आपको कुछ महाद्वीप और कुछ महासागरों पे जो प्लेटें जो है वो है, उसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिकी प्लेटें यहाँ लिखी हुई है। तो ये जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये इतना बड़ा जो प्लेट है, इसे हम लोग
उत्तर अमेरिकी प्लेट के नाम से जानते हैं। फिर ये जो भाग हो जाता है इसे हम लोग दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नाम से जानते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये एक आपका अफ्रीकन प्लेट है। फिर यहाँ आपका ये इतना बड़ा एरिया ये आपका हो जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो है वो महाद्वीपीय प्लेट हैं। जैसे यहाँ एक आपका फिर है यूरेशियन प्लेट। तो ये सारे प्लेटें हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इतना बड़ा एरिया है ये आपका हो जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। फिर यहाँ आप देख सकते हैं अंटार्कटिक प्लेट। तो ये सारी प्लेटें जो हैं इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी की सतह है यानी कि स्थल जो है इतने सारे प्लेटों में जो है वो बटी हुई है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो इतनी सारी प्लेटें हैं इन प्लेटों के बीच आपस में अनेकों गतियाँ होती हैं और उन गतियों के कारण हमारी जो पृथ्वी है वहाँ अनेकों स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या होती है, बदलते रहती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि वैसे तो गति कई प्रकार के होते हैं, जिसको मैं आप लोगों को अगले क्लास के अध्यायों में विस्तार से प्लेटों की गतियों में ये एक अलग ही टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग को यहाँ ये समझना है कि इन प्लेटों में गति के कारण दो प्रकार की बल जो है वो उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग अंतर्जनित बल, जिसे एंडोजेनिक फोर्स इंग्लिश में कहा जाता है, और दूसरा होता है बहिर्जनित बल, जिसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अंतर्जनित बल ये क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को अंतर्जनित बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग अंतर्जनित बल, जैसा कि आप इस शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि अंत का मतलब होता है अंदर, यानी कि ये बल जो है पृथ्वी के अंदर जो है वो घटित होता है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो प्लेटों की गति से ही उत्पन्न होता है। फिर यहाँ है बहिर्जनित बल। बहिर यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम लोग बाहर की ओर ये इशारा कर रहा है, इसे इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। यानी कि ये बल जो है वो पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होता है और ये बल जो है वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। और इन दोनों बलों के कारण बहुत सी ऐसी पृथ्वी पे घटनाएं होती हैं जिसके कारण अनेकों स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो बदलते रहती है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब मैं आगे इसे ही आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ आप थोड़े से अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो है यहाँ पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है हमारी गति करती है। तो यहाँ सबसे पहले पृथ्वी की गति में हम लोग अंतर्जनित बल को समझते हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि ये जो अंतर्जनित बल है ये पृथ्वी के अंदर घटित होता है, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है। अब इसका एक मुख्य बात, खास बात ये है कि ये जो अंतर्जनित बल है ये आकस्मिक एक तरह से बल है, यानी कि ये अचानक घटित होने वाला एक तरह का बल है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जनित बल घटित होता है ये अचानक होता है। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। इस पे जो है कि ये अचानक घटित होता है और इस आकस्मिक घटना के कारण हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, इन तीन घटनाओं को जो है एक तरह से हम लोग पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है इसको देख पाते हैं। अंतर्जनित बल के अंतर्गत ये आएगा, यानी कि ये अचानक घटित होने वाला एक तरह का बल है। और इसके कारण क्या क्या उत्पन्न होता है, तो भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है और भूस्खलन होता है। यानी कि भूस्खलन का मतलब होता है कि भूमि में दरारें पड़ जाना। वैसे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि अंतर्जनित बल का जो खास बात है ये अचानक घटित होने वाला बल है और इसमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये तीन घटनाएं जो हैं वो घटित होती है। और इन तीन घटनाओं के कारण जो है विभिन्न स्थलाकृतियों का जो है वो निर्माण होता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो बदलते रहती है, जैसा कि आप चैप्टर के नाम से समझ पाएंगे। अब दूसरा इसमें होता है अंतर्जनित बल में पटल विरूपण बल होता है, और इस पटल विरूपण बल के कारण पर्वत निर्माणकारी बल कार्य करता है। यानी कि इस पटल विरूपण के कारण जो है पर्वतों का एक तरह से निर्माण होता है। तो ये दोनों जो है वो अंतर्जनित बल के अंतर्गत आएंगे।
अब दूसरा हमारा है बहिर्जनित बल, यानी कि ये घटना जो है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है और इस पृथ्वी के सतह के ऊपर घटित होने के कारण इसमें जो है अपर्दन और निक्षेपण, ये दो घटनाएं जो है महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है, जिससे पृथ्वी पे जो है वो अनेकों स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो बदलते रहती है। इसमें आपका आता है नदी, बहता जल, पवन और समुद्री तरंगे, और आपका आता है चौथा हिमनद। ये चार घटनाएं जो है वो बहिर्जनित बल के कारण, और इसमें अपर्दन और निक्षेपण का जो है महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, और इसमें जो है नदियों का बहना, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये सारे घटनाएं जो है वो घटित होती है। मैं आप लोगों को एक इस पे यदि समझाना चाहूँ तो जैसे नदी बहता है, यानी कि बहिर्जनित बल का मतलब हुआ कि जैसा कि मैंने बताया कि ये पृथ्वी के सतह के ऊपर घटित होती है, कि जैसे अचानक जो है कि बारिश होने के कारण एक तरह से बहुत बड़े जलमार्ग का जो है कि एक तरह से निर्माण हो गया, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं। और इन नदी के कारण क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन यानी कि जो भी इसके रास्ते में, इसके बहाव के रास्ते में जो आएगा उसे ये क्या करेगा, अपर्दन करेगा, यानी कि उसको एक तरह से काट छांट करके उसे अपने साथ बहा ले जाएगा, और फिर अंत में जहाँ मिलेगा वहाँ इन सभी अपने साथ जो भी अवशेष अवसाद जो भी वो साथ में लेकर आएंगे वो उसे क्या कर देगा, निक्षेप कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, जिससे एक नए स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि अपर्दन और निक्षेपण यानी कि बहिर्जनित बल भी जो है हमारी पृथ्वी को हमेशा जो है बदलने में जो है एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसको भी हम लोग बारीकी से आगे जो है एक एक करके समझने वाले हैं। यहाँ तक आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इस पेज पे हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये ज्वालामुखी आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पेज पे स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में बताया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि स्थल मंडलीय वो जो प्लेट हैं तो उसी स्थल मंडलीय प्लेट में बहुत सारी गति होती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। तो उस स्थल मंडलीय प्लेटों में एक गति होती है जिसे अपसारी गति के नाम से जाना जाता है। और उस अपसारी गति में क्या होता है कि दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जाती है, और उस दूर जाने के कारण जो है कि वहाँ भ्रंश पैदा होता है, और उस भ्रंश के कारण जो है ज्वालामुखी क्रिया जो है वो पृथ्वी पे देखने को मिलती है। तो ये मैंने आप लोगों को प्लेटों की गति के बारे में बताया। लेकिन वैसे देखा जाए तो इसमें किस प्रकार का बल जो है वो कार्य करता है, तो एक तरह से अंतर्जनित बल, और अंतर्जनित बल में कौन सा बल, आकस्मिक बल, यानी कि जो अचानक होता है, क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है ये अचानक होने वाली घटना है, इसके बारे में किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ये कहीं भी जो है वो एक तरह से हो सकता है। तो इसलिए इसे आकस्मिक बल के अंतर्गत ज्वालामुखी को देखा जाता है। तो अब हम लोग ज्वालामुखी को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली ये ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर वह प्राकृतिक छेद है। भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट के बारे में बोला जा रहा है, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है वहाँ एक ये क्या होता है, प्राकृतिक छेद होता है। प्राकृतिक मतलब ये नेचुरली जो है वो होता है, इसमें किसी भी मानवीय का हस्तक्षेप या मानवीय क्रिया का योगदान नहीं है, ये नेचुरली जो है वो घटित होता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक छेद है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जिसमें से लावा, भाप तथा अन्य गैसें बाहर जो है वो निकलती है। यानी कि ज्वालामुखी जो है वो क्रस्ट का एक प्राकृतिक छेद होता है, और जिससे होकर पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, वही मैग्मा जो है इसके अंदर से जो है वो बाहर निकलता है, और उस मैग्मा के साथ साथ लावा, भाप और अन्य गैसें भी जो है पृथ्वी के अंदर से जो है वो बाहर निकलती है। वैसे मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि ये आपका ज्वालामुखी है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा आपको मुंह का एक तरह का छेद दिखाई दे रहा होगा। इस छेद को जो है कि क्रेटर के नाम से जाना जाता है, इसे क्रेटर कहा जाता है। और उस छेद के माध्यम से ही अंदर में जो पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारी चट्टानें होती है, और उस चट्टानों के पिघलने से एक तरह से मैग्मा का रूप लेता है, और वही मैग्मा यहाँ एक नली भी होता है ज्वालामुखी के अंदर, जैसा कि यहाँ इस चित्र में आप देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये आपका जो है एक तरह से तरल मैग्मा है, और यही तरल मैग्मा इस नली के माध्यम से, इस क्रेटर के माध्यम से फिर जो है वो बाहर निकलती है।
तो ये मैग्मा जो है वो तरल रूप में होता है, और यही मैग्मा जब इसके अंदर से बाहर निकलती है तो यही मैग्मा का नाम जो है वो लावा हो जाता है, यानी कि तब इसे लावा के नाम से जाना जाएगा, और फिर ये बाहर जो है कि वो निकलती है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे भाप भी निकलते हैं, बहुत सारी गैसें भी जो है ज्वालामुखी के अंदर से निकलती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये आपका गैस है, और ये आप शायद देख पा रहे होंगे ये आपका भाप है। तो आप शायद यहाँ ये क्रेटर, ये भाप, ये गैस और ये मैग्मा और ये लावा, इन सबों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब आगे मैं इसे ही थोड़े विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ज्वालामुखी के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो हमें जान लेनी ज़रूरी है। तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस, यहाँ गैस होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ आप गैस समझिएगा, जलवाष्प गैस निकलती है। यानी कि ज्वालामुखी, जैसा कि यहाँ जो हमने आपको बताया कि इस ज्वालामुखी के माध्यम से लावा भी निकलता है, भाप भी, और अन्य गैसें भी निकलती है। इसमें से सबसे अधिक जो निकलता है इस नली के माध्यम से, तो वो आपका जलवाष्प जो है वो निकलता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया के समय सबसे अधिक कौन सी गैस जो है निकलती है, तो वो आपका जलवाष्प निकलती है। इसके अलावे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैस भी निकलती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें जो है ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलती है, तो यहाँ आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्रेटर के बारे में पीछे भी बताया, और यहाँ भी एक बार हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्रेटर जो है वो क्या होता है। तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आप कप के आकार का मुख देख पा रहे होंगे, इसी का नाम क्या होता है, क्रेटर होता है। और ये जो है एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो भी चीज़ें जो है ज्वालामुखी क्रिया के समय जो है वो बाहर निकलती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला है हमारा मैग्मा। तो ये मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें होती हैं, वही चट्टानें जब पिघलती है तो वो किसका रूप ले लेती है, मैग्मा का रूप ले लेती है। इसलिए मैग्मा को तरल रूप में देखा जाता है, लिक्विड टाइप में, जिसकी रचना ठोस या आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। जैसा कि आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, यहाँ बताया जा रहा है कि या तो वो ठोस चट्टान हो सकता है, या आधी पिघली हो सकता है, या पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण जो है मैग्मा का होता है, और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये पृथ्वी के नीचे यानी कि अंदर ये चीज़ें जो है वो होती है। उसके बाद हमारा है लावा। तो मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि जब यहाँ ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मैग्मा है, पिघला हुआ रूप है। जब यही जो है इस ज्वालामुखी क्रिया के समय इस नली के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, तो इसे हम लोग लावा के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा होंगे। अब अगला हमारा है लास्ट, सिंडर। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। तो ये सिंडर क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका मैग्मा है, और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया के समय इस नली के माध्यम से निकलता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। और यही लावा जब बाहर आती है और ये अपने क्षेत्र को इस तरह से जो है कि बिखरती है, और बिखरने के बाद ये हवा के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये तो लिक्विड होता है, तरल होता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, ठोस रूप ले लेता है, और इसी ठोस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। तो ज्वालामुखी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को बताया। हमें उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो इस पेज पे हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भूकंप भी जो है वो हमारा एक तरह का आकस्मिक बल है, और आकस्मिक बल जो है वो अंतर्जनित बल के अंतर्गत आता है, क्योंकि भूकंप भी जो है वो हमारे पृथ्वी के अंदर घटित होने वाली एक प्रकार की घटना है। तो इसलिए हम लोग इसे अंतर्जनित बल में हम लोग आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप को देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये भूकंप क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर
पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। कंपन यानी कि एक तरह से हलचल होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में पिछले पेज पे बताया है, तो उसी स्थल मंडलीय प्लेटों में कभी कभी क्या होता है, वो प्लेटें जो है वो एक गति करने लगती है और उस गति के कारण जो है वो कंपन होने लगता है। एक तरह का हलचल का अनुभव होता है पृथ्वी के अंदर, और वही हलचल जब पृथ्वी के सतह के ऊपर आता है तो हम लोग उसे भूकंप के रूप में जानते हैं, यानी भूकंप जो है उसे कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ एक चीज़ समझना है कि भू प्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र या मूल केंद्र, ये 3 नामों से जो है वो जानते हैं। देखिए, भूकंप में 2 चीज़ें जो है वो, वैसे तो हम लोग भूकंप को समझ चुके हैं कि भूकंप क्या होता है। यहाँ हम लोग एक उद्गम केंद्र इस शब्द को समझेंगे कि आखिर इस शब्द का क्या मतलब होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है अधिकेंद्र। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चित्र पे यदि ध्यान देने की कोशिश करवाऊँ तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है, इसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र का मतलब होता है जहाँ भूकंप की पहली बार उत्पत्ति होती है, और यही भूकंप जब इस तरह से तरंग के रूप में पृथ्वी के सतह का वह निकटतम भाग जहाँ सबसे पहली बार यह देखा जाता है या सबसे पहली बार ये वहाँ पहुँचता है, तो उसे ही हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। यानी कि भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं, और वही तरंग जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो यही यहाँ लिखा गया है कि भू प्रपट्टी यानी कि क्रस्ट के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, यानी कि पहली बार जो है वहाँ से कंपन की शुरुआत होती है, उसे हम लोग उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र या मूल केंद्र। मूल केंद्र यानी कि पहली बार वहीं से शुरू, मूल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जड़ जो है यही है भूकंप का, तो इसलिए इसे मूल केंद्र भी कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब अधिकेंद्र क्या होता है, तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कि भू सतह का यहाँ से भूमि पर आने में जो निकटतम पहली बार जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। वैसे मैं आपको इस चित्र में यदि दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ देखिए, ये जो है आपका, ये है भूकंप केंद्र, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर पहली बार यहीं उत्पत्ति हुई थी। फिर यहाँ से ये तरंग के रूप में इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर आता है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जहाँ ये पहली बार आएगा उसे ही हम लोग कहेंगे अधिकेंद्र, और यहाँ से फिर जो है पृथ्वी के ऊपर और आगे जो है इस प्रकार से ये बढ़ती है और हम इसका अनुभव जो है वो कर पाते हैं। वैसे भूकंप का तो अनुभव आप लोग शायद किए ही होंगे कभी ना कभी, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब भूकंप में हम लोग को 2-3 बातें जो है वो जान लेनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भूकंप का अध्ययन जो है उसे क्या कहा जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो भूकंप का जो अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है तो सिस्मोलॉजी, और भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, यानी कि एक तरह से भूकंप मापी यंत्र भी कह सकते हैं हिंदी में, तो इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भूकंप को हम लोग किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापते हैं। अब भूकंप की जो तीव्रता होती है, यानी कि वो कितनी तेज़ गति से आई या कितनी स्लो गति से आई, उस तीव्रता को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता जो है वो किस स्केल पे मापी जाती है, तो आप ध्यान में रखिएगा, रिएक्टर स्केल पे जो है भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है। तो ये 3 बातें जो है भूकंप के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अब वो जो भूकंप आती है ना, वो 3 एक तरह से भूकंप को हम लोग तरंग के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि तरंगों के रूप में ही वह उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भूकंपीय तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती है, क्योंकि भूकंप के समय जो है इन्हीं 3 तरंग जो आपको मैं आगे बताऊंगा, इन्हीं 3 तरंगों का निर्माण होता है, यानी कि इसी 3 प्रकार की तरंगे जो है वो भूकंप के समय जो है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भूकंपीय तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी होती है, तो पहला जो तरंग होता है उसे पी तरंग के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा इसे पी तरंग नाम दिया गया है।
और दूसरा जो है वो एस तरंग है, और तीसरा जो है आपका वो है एल तरंग। तो भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ एक एक करके इन्हीं तीनों तरंगों की क्या खास बात है, उन खास बात को हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले पी तरंग को जानते हैं कि इसे पी तरंग में हम लोग क्या क्या जो है कि बातें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि इसे जो है वो प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, यानी कि पी तरंग जो है उसे प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये वैसे फिजिक्स का पार्ट है। तरंगे जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं और दूसरे को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है उसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक सीध में होता है। इस तरह से उसका ग्राफ जो है बनाया जाता है। ये इस तरह से जो तरंगे जो है उत्पन्न होती है उसे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो इस ग्राफ को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में समझते हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो तरंगे होती है पी तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यानी कि ये एक सीध में होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये उतना जो है विनाशकारी तरंगे नहीं होती है, यानी कि इससे कुछ ज़्यादा इस प्रकार की तरंगों से उतना ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पी तरंगे सबसे कम विनाशकारी होती है, यानी कि यहाँ जो आप पी, एस और एल इन 3 तरंगों को देख पा रहे होंगे, तो सबसे कम नुकसान जो होता है वो इसी पी तरंग से होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भूकंप से यदि ये जो ज़्यादा ज़ोर से आए तो काफ़ी जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि पी तरंग जो है वो कम विनाशकारी होती है, यानी कि इससे उतना नुकसान नहीं होता है। अब एस तरंग को समझ लेते हैं। तो इसे जो है इन्हें जो है द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव कहा जाता है। तो एस तरंग को द्वितीयक तरंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और इसे अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ये जो एस तरंगे होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ये इस प्रकार से होती है। यानी कि यहाँ आप समझिएगा कि पी से इससे थोड़ा ज़्यादा जो है नुकसान पहुँच सकता है। तो एस तरंगे जो होता है इसमें आपको यही 2 बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब आखिरी जो हमारा है वो है एल तरंग। तो इसे धरातलीय तरंगे या पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक तरह से सतह के ऊपर ही देखा जाता है, तो इसलिए इसे धरातलीय या पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और तीसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अत्यधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो ये 3 बातें आप लोगों को एल तरंगों के बारे में ध्यान में रखनी है। पहला, ये धरातलीय या पृष्ठीय तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये सबसे अधिक विनाशकारी होता है इन दोनों तरंगों में। यदि इन दोनों तरंगों से तुलना की जाए तो सबसे विनाशकारी कौन सी तरंगे होती है? एल तरंगे होती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाए। अब हम लोग यहाँ से बहिर्जनित बल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहिर्जनित बल जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी के ऊपर होती है, और पृथ्वी के ऊपर होने के कारण ही उसे बाह्य बल या बहिर्जनित बल के नाम से जाना जाता है। और इस बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण के कारण पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो उसी स्थलाकृतियों के मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग यहाँ से जो है वो सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ से जो टॉपिक रहेगा मुख्य स्थलाकृतियाँ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी आप स्थलाकृति को पाते हैं, जैसे कि झील, पठार, मैदान, ये सारे स्थलाकृतियाँ जो है वो अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा पृथ्वी के ऊपर जो है उसका निर्माण जो है वो होता है। तो यहाँ से हम लोग अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। विभिन्न यानी कि अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और इसमें जो योगदान देता है जिसके कारण इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो होता है अपर्दन और निक्षेपण के कारण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपर्दन और निक्षेपण के बारे में बता दूं कि ये अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपर्दन को समझते हैं। तो भूमि पर जल, पवन एवं हिम यानी कि बर्फ़, पवन यानी कि एक तरह से हवा को ही पवन कहा जाता है, विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं नाश या उसका काटना या छांटना, इसी का मतलब होता है क्षय। तो यानी कि अपर्दन में क्या होता है कि इन सभी क्रियाओं के द्वारा जो है
विभिन्न घटकों का एक तरह से क्षय होता है और उससे जो है फिर अलग नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो उसमें अपर्दन जो है वो अहम कारगर होता है। फिर दूसरा आपका होता है निक्षेपण। इसमें अवसादों का एकत्रीकरण, यानी कि इस अपर्दन के द्वारा जो भी काट छांट होता है उन्हीं अवसादों को फिर एक जगह इकट्ठा करके एक नए स्थलाकृति का रूप वो लेता है। तो वो जो क्रिया होता है वो निक्षेपण के कारण होता है। तो शायद यहाँ आप अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो समझ पा रहे होंगे। वैसे आगे हम लोग जब इन पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि मुख्य स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी पे वो किन किन कारकों के द्वारा जो होता है। तो सबसे पहले इसमें जो अहम कारगर होता है वो नदी का होता है, यानी कि नदियों के द्वारा भी विभिन्न नई स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो धरातल यानी कि पृथ्वी के ऊपर होता है और इसमें भी जो है अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। फिर दूसरा आपका हो जाता है पवन, यानी कि पवन के द्वारा भी जो है नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसे भी हम लोग आगे समझेंगे। फिर तीसरा हमारा हो जाता है हिमनद के कारण, यानी कि बर्फ़ की नदियों के कारण। और चौथा में हमारा आ जाता है समुद्र, यानी कि समुद्र के कारण भी नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग आगे एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नदी के द्वारा जो नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है और किन किन स्थलाकृतियाँ जो है वो नदी के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ हम लोग नदी स्थलाकृतियाँ को समझेंगे। तो नदी में सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नदियों के द्वारा जो नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें सबसे जो होता है वो एक तरह का डेल्टा होता है। ये डेल्टा भी एक तरह का पृथ्वी के ऊपर स्थलाकृतियाँ हैं और ये नदी के द्वारा जो है वो बनाई जाती है। दूसरा आपका जलप्रपात हो जाता है और तीसरा आपका हो जाता है विसर्प और चौथा हो जाता है आपका चाप झील। तो यहाँ इन चार चीज़ों को हम लोग आगे जो है एक एक करके जानेंगे। ये सारी स्थलाकृतियाँ जो है वो नदियों के द्वारा बनाई जाती है। आगे हम लोग जानेंगे कि ये क्या होती है और इसे नदियों के द्वारा किस प्रकार से बनाई जाती है, इसे हम लोग अगले पेज पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नदियों के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है उसमें सबसे पहला हमारा आता है जलप्रपात। तो सबसे पहले हम लोग जलप्रपात को समझते हैं कि ये क्या होता है। वैसे तो आप लोग जान चुके हैं कि जलप्रपात जो है वो नदियों के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की स्थलाकृति है, लेकिन यहाँ हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये बनाई जाती है। तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसा कि आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ आप एक कठोर सेल देख पा रहे और इस कठोर सेल के ऊपर से जो है नदियों की धारा जो है वो नीचे गिर रही है और इस प्रकार की जो एक तरह से व्यू बन रहा है, इसी व्यू का एक तरह से नाम जो है वो जलप्रपात जो है वो रखा गया है। इसी को जलप्रपात कहा जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे। अब जलप्रपात के बारे में थोड़ी बहुत फैक्चुअल जो जानकारी है वो हम लोग जान लेते हैं, जो आपकी NCERT में दिया गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। यानी कि आपसे यदि पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कहाँ है, तो वो आपका दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला नामक जगह पे जो एंजल जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है एक जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। यानी कि ये भी एक तरह का नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका वो कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका की ये एकदम बॉर्डर पे जो है ये आपका नियाग्रा जलप्रपात जो है वो पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और तीसरा है एक जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। यानी कि अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है वहाँ जो जाम्बिया देश है और जिम्बाब्वे देश है, इन दोनों देशों की सीमा पर जो है आपका विक्टोरिया नामक एक जलप्रपात जो है वो पाया जाता है। तो जलप्रपात के बारे में ये कुछ फैक्चुअल जानकारी थी, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे हम लोग नदियों के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है वो आपका आता है विसर्प। तो हम लोग इसे समझते हैं कि ये विसर्प क्या होता है। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि
सभी नदियों का जो एक तरह से निर्माण जो होता है वो पर्वतों से होता है। शुरुआती तौर में पर्वतों से ही नदियाँ जो है वो निकलती है और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो मैदानी भाग में जो है वो प्रवेश करती है। और मैदानी भाग में प्रवेश करने के कारण उसे एक समतल जगह जो है वो प्रॉपर मिलता है और उस समय जो है पानी की अधिकता होती है, तो नदियाँ जो है एक तरह से सांप की तरह तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ती है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस तरह से नदियाँ जो है मैदानी भाग में कुछ इस प्रकार से चलती है। और इसी में जो ये मोड़दार एरिया आप देख रहे हैं, इस तरह की जो आकृति बनाई जा रही है नदियों के द्वारा, इसी मोड़दार आकृति को जो है वो विसर्प नाम दिया गया है। तो ये नदियों के द्वारा एक प्रकार की स्थलाकृति जो है वो बनाई जाती है विसर्प नामक। तो आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि विसर्प जो है वो क्या होता है। अब नदियों के द्वारा जो अगली स्थलाकृति है वो है चाप झील, जिसे गोखुर झील भी कहा जाता है। गोखुर झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति जो है ना, कुछ गौ के जो खुर होते हैं, पैर जो होते हैं, उसी तरह जो है वो दिखता है, तो इसलिए इसे गोखुर झील, गोखुर भी जो इसे जो है कि एक तरह से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि जब समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। यानी कि समय के साथ जब आगे नदियाँ जो है और आगे बढ़ती है तो उसमें पानी का बहाव जो है वो कम होता है और धीरे धीरे ये फिर एक सीध में चलने लगती है। जैसे ये सांप की तरह चल रही है तो ये धीरे धीरे एक सीध में आगे जाने के बाद चलने लगेगी। और इसके कारण क्या होता है कि ये जो विसर्प का एरिया है ये इस मुख्य धारा से ये अलग हो जाती है इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग जो है एक आपका दिखाया जा रहा है और ये आपका यहाँ लिखा हुआ भी है चाप झील। तो कुछ इसी प्रकार का ये आपका चाप झील कहलाता है क्योंकि ये नदी की मुख्य धारा से ये अलग हो जाता है और ये इसकी आकृति जो है वो गौ के खुर की जैसी होती है, तो इसलिए गोखुर झील भी इसे जो है वो कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी होता है और ये चारों तरफ से जो है वो स्थल से घिर जाता है, तो इसीलिए इसे झील कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब अगला हमारा है वितरिका। तो वितरिका क्या होती है? तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। वैसे इसको मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, ये जो है ये नदी की धारा है और ये मुख्य धारा है और ये जैसे जैसे अंत में जब ये समुद्र में मिलने लगती है तो इसकी गति जो है वो काफ़ी धीमी हो जाती है और ये कई धाराओं में जो है इस प्रकार से बँट जाती है और इन धाराओं को ही नदी की जो है वो वितरिका कहा जाता है। यदि आप इस चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक अलग धारा है, ये एक अलग धारा है और यहाँ भी एक अलग धारा आप देख पा रहे होंगे और यहाँ भी एक अलग धारा देख पा रहे होंगे। तो ये सारी नदियों की जो अलग अलग धाराएं हैं इसी को वितरिका नाम से जाना जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब नदियों द्वारा जो आखिरी स्थलाकृति होती है वो होती है डेल्टा। तो हम लोग डेल्टा को समझते हैं। तो ये जो वितरिका होती है ये अब हम लोग डेल्टा को समझते हैं। तो डेल्टा वितरिका अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यदि मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये नदी जो है ये अपने साथ जो है जब ये पहाड़ों के ऊपर से चलती है तो ये अपर्दन की क्रिया करते हुए ये एक तरह से समुद्र के तट तक पहुंचती है। अपर्दन आप समझ रहे हैं, जिससे ये रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसका काट छांट करके वो अपने साथ लाती है और अपने साथ लाने के बाद ये जब वितरिका का निर्माण करती है तो सभी वितरिकाओं में वो जो अपर्दन के द्वारा जो लाई गई चीज़ें होती है, अवशेष होती है, उसको ये क्या करता है समुद्र के मुहाने पर जो है वो निक्षेप कर देता है, यानी कि छोड़ देता है, एकत्रित कर देता है, जमा कर देता है। और उन जमा किए हुए अवशेषों से ही एक अलग जो है एक तरह से वहाँ भूमि का निर्माण होता है, जिसे नदी का डेल्टा कहा जाता है, उसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ ये जो आकृति है आपका कुछ डेल्टा की ही आकृति जो है, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ ये समझे कि नदियों के द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो विसर्प, चाप झील, वितरिका और डेल्टा, ये सारी स्थलाकृतियाँ जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो नदियों के द्वारा बनाई जाती है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि समुद्र तरंग के कार्य, यानी कि समुद्री तरंगों के द्वारा भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो किया जाता है
और इसमें भी अपर्दन और निक्षेपण ये दो मुख्य चीज़ें होती हैं जिसके कारण विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्री तरंगों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि समुद्री तरंग भी अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। तो शायद आप इस लाइन को समझ पा रहे होंगे। अब इनके द्वारा जो समुद्री तरंगों के द्वारा जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है वो कौन कौन सी बनाई जाती है। तो सबसे पहला आपका समुद्री गुफा हो जाता है, दूसरा आपका तटीय मेहराब हो जाता है, और तीसरा आपका स्टेक, और चौथा आपका समुद्री पुलिन होता है। तो इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समुद्री गुफा को समझते हैं। तो समुद्री तरंगों के लगातार सेलों से टकराने पर दरारें विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समुद्री गुफा को चित्र के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका समुद्री गुफा है, ये आपका एक बहुत बड़ा सेल है और ये आपका समुद्र है। ये समुद्र का पानी जो है ये सेल से जो है बराबर जो है लगातार जो है वो टकराते रहता है, और लगातार ये लंबे समय तक टकराने के बाद क्या होता है कि इस सेल में जो है छोटा सा एक तरह से छेद कर दिया जाता है, और इस छेद होने के कारण इस आप देख पाएंगे तो आपको कुछ गुफा की तरह ही वो सेल के अंदर आपको दिखाई देगा, एक घर जैसा। तो इसलिए ये समुद्र के अंदर ये घटना हो रही है तो इसे समुद्री गुफा के नाम से जाना जाता है। तो आप शायद ये समझ पा रहे होंगे कि और ये समुद्री तरंगों के द्वारा जो है समुद्री गुफा का निर्माण किया जाता है। अब अगला हमारा है तटीय मेहराब। तो समझते हैं कि तटीय मेहराब क्या होता है। अब देखिए, जब समुद्री गुफा बड़े हो जाने पर केवल इनमें छत ही बचती है तो इसको तटीय मेहराब कहते हैं। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो सेल है इसमें लगातार समुद्री लहरें जो है इसमें टकराने के बाद इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम लोग समुद्री गुफा कहते हैं। लेकिन यही गुफा जब लंबे समय तक बराबर जो समुद्र की लहरें हैं वो टकराते 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 क्या होता है, एक लंबा सा छेद बनता है जो कि एक तरह से आर पार उस छेद से आप उस पार भी और इस पार भी देख सकते हैं। और इसके द्वारा पानी भी जो है समुद्र का पानी इधर से उधर जाता है और उधर से इधर आता है, और इसके ऊपर ये सिर्फ आपको छत ही बचेगा। तो इसलिए ये जो इस तरह की स्थलाकृतियाँ जो है वो समुद्र में बनती है तो इसे तटीय मेहराब के नाम से जाना जाता है। तो ये समुद्री गुफा ही जब लंबे समय तक ये छेद जो है काफ़ी जो गुफा एक तरह से ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये आर पार हो जाती है, तो इसे हम लोग तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं। तो ये आपका समुद्री गुफा हुआ और ये आपका तटीय मेहराब हुआ। अब ये जो स्टेक है, आप यहाँ थोड़ा सा यदि मैं समझा दूँ तो आपको आसानी होगी। यही स्टेक जब ये जो आप ऊपर का ये छत देख पा रहे होंगे, यही छत जब आगे जा कर के ये पूरा जो है ये यहाँ से भी कट जाने के बाद कुछ इस तरह से खाली स्थान यहाँ बीच में दिखाई देगा, एक सेल दूसरे सेल से अलग हो जाता है। तो इस तरह की जो आकृति बनती है इसे स्टेक कहा जाता है। तो ये एक क्रमवार तरीके से होता है, पहले समुद्री गुफा बनता है, फिर समुद्री गुफा ही बड़ा हो जाने के बाद तटीय मेहराब बनता है, और ये पूरा अलग हो जाने के बाद ये किसका निर्माण कर देता है, स्टेक का निर्माण कर देता है। और ये सारी स्थलाकृतियाँ किसके द्वारा बनाई जाती है, तो समुद्री लहरों या समुद्री तरंग के द्वारा जो है वो बनाई जाती है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग स्टेक को देख लेते हैं। जब लगातार अपर्दन से छत को भी तोड़ देता है जिससे केवल दीवार बचती है, ऐसी बनी आकृतियों को स्टेक कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे चित्र में दिखाया भी। अब एक चीज़ है समुद्री पुलिन, तो इसे भी समझ लेते हैं। तो समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, यानी कि समुद्री तरंगे क्या करती है, अपने किनारे में जो भी अवसाद होता है, जो भी अवशेष होता है, उसे जो है वो निक्षेपण के माध्यम से जो भी जमा करता है और उस तरह की जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे समुद्री पुलिन कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट 2 पॉइंट्स बचा हुआ है, हिमनद के कार्य और पवन के कार्य, इनके द्वारा भी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, तो इसे हम लोग यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिमनद के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है उसे समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है, यानी कि हिम का मतलब बर्फ़ होता है, और यहाँ जो है हिमनद अथवा हिमानी का तात्पर्य बर्फ़ की नदियाँ से होती है, क्योंकि यहाँ जो नदी होगी वो बर्फ़ से भरी हुई होगी।
तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं मिट्टी के निक्षेपित से हिमोड़ का निर्माण होता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हिमनद के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो ये हिमोड़ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें सब आपको यही ध्यान में रखना है। अब पवन के कार्य को देख लेते हैं कि पवन के द्वारा भी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, यानी कि ये जो हवा जो है, यही हवा जब रेगिस्तान में चलती है तो इसे पवन के नाम से जाना जाता है। और इस पवन के द्वारा जो रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण किया जाता है, उस अपर्दन और निक्षेपण के कारण कई नई स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो रेगिस्तान में होता है। और उस रेगिस्तानी स्थलाकृतियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी अलग अलग नाम से जिस स्थलाकृति को जाना जाता है, यहाँ हम लोग उसी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है उसे क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक आपका होगा बालू टिब्बा और एक आपका होगा छत्रक सेल। तो ये दो स्थलाकृतियाँ जो है वो पवन के द्वारा रेगिस्तानों में जो है वो बनाई जाती है। तो इसे हम लोग समझते हैं कि ये क्या होती है। तो रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल को छत्रक सेल कहते हैं, जिसका निचला भाग संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। संकीर्ण का मतलब होता है कि निचला भाग जो है वो छोटा होता है और शीर्ष यानी कि ऊपर का जो वो छत होता है वो विस्तृत होता है। छत्रक का मतलब एक तरह से छाता को यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है। तो आप यदि समझने का प्रयास करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान में ही अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जो है इस प्रकार के छत्रक सेल का निर्माण किया जाता है। इसका नीचे का भाग आप देख सकते हैं काफ़ी संकीर्ण है, छोटा है, और ऊपर का भाग जो है वो विस्तृत है, यानी कि एक तरह से ज़्यादा फैला हुआ है या ज़्यादा चौड़ा है। कुछ इस प्रकार से ही इस प्रकार की स्थलाकृति को ही छत्रक सेल कहा जाता है। और ये जो है रेगिस्तान में जो है इसका निर्माण जो है वो होता है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब रेगिस्तान में पवन चलने पर यह अपने साथ रेत यानी कि बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि पवन, ये आप रेगिस्तान देख पा रहे होंगे, जब पवन यहाँ चलती है, हवाएं चलती है, तो ये अपने साथ अपर्दन करती है, यानी कि ये ऊपर का जो बालू है ये अपने साथ इसको काट छाँट के अपने साथ बहा ले जाती है। और फिर जब वही पवन जो है धीमा होती है तो किसी एक जगह जो है उसे एक तरह से सभी बालू को निक्षेपित कर देता है, यानी कि एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और इस इकट्ठा किए हुए सभी बालू से जो एक नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे ही बालू टिब्बा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ यदि ध्यान दें तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे बालू टिब्बा जो है यहाँ दिखाई दे रहे होंगे इस चित्र में। तो आप यहाँ इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि छत्रक सेल और बालू टिब्बा ये क्या होता है। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है और हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।